Hey everyone, a very warm welcome to the channel Literacy by Ankita. So आज हम फिर से वापस आ गए हैं एक नई एंड ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोम सीरीज़। यस, हमने शॉर्ट स्टोरी वीडियोस का जो स्टार्ट किया था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग पोम सीरीज़। यस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि MEG 7 के सिलेबस में आपके पास नॉन फिक्शनल है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, पोम है और फिक्शनल्स भी हैं। ठीक है, तो हम नॉन फिक्शनल कंप्लीट कर चुके हैं और शॉर्ट स्टोरी भी कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट स्टेज है इसका जिसमें हम कुछ पोम्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम जिस पोम के बारे में बात करने वाले हैं, द नेम इज़ द हार्प ऑफ इंडिया, अ क्राई फॉर रिवाइवल, अ क्राई फॉर कल्चरल रिवाइवल। तो व्हाट इज़ दिस द हार्प ऑफ इंडिया? चलो मैं आपको बता ही दूँ। इंडिया एक सोनेट है 14 लाइंस का। सोनेट मतलब एक पोम के ना टाइप्स होते हैं, तो उसमें ही एक टाइप होता है सोनेट। ठीक है, काफ़ी फेमस तरीका है पोम्स लिखने का। तो सोनेट जो होता है वो 14 लाइंस का और बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, जैसे कि ना पेट्रार्क सोनेट है, एक शेक्सपियरन सोनेट है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। इन फ्यूचर आई विल टेल यू व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो ये 14 लाइंस का शेक्सपियरन सोनेट है जिसमें 1 से 7 लाइन जो सोनेट होते हैं वो 14 लाइंस के ही होते हैं। ठीक है, तो जो पहली 1 से 7 लाइन्स है उसमें ना बात करते हैं दुख के बारे में, सैडनेस के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन वहाँ से 8 से 14 वाली जो लाइन्स होती है ना, वहाँ पे बात करी जाती है होप या किसी सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ये सोनेट है और जिस तरीके से लिखा जाता है। तो जो द हार्प ऑफ इंडिया है वो लिखी है हेनरी डोरोजियो ने। अब हम हेनरी डोरोजियो के बारे में तो पहले से बात कर चुके हैं, तो अभी हम नहीं बताने वाले। ठीक है, हेनरी डोरोजियो के ऊपर ब्रीफली वीडियो है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम उनके बारे में ब्रीफली बात कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज वर्क। सो ये तो हमारे भाग्य वाली बात होगी कि हमें उनका वर्क पढ़ने को मिल गया हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अभी। वन मोर थिंग दैट इज़ कि एग्ज़ाम में हमें RCT आता है पोम्स के ऊपर, यानी आपको पता है नहीं पता आई डोंट नो, लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम पे RCT आती है पोम की। कुछ लाइंस आती हैं, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो पोम है ये कहाँ से है, और जो लाइंस आती है ना 4 से 5, उनकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देनी होती है। सो पोम आप अपनी बुक में से देख लीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस पोम का क्या मीनिंग है और वो क्या रेफर करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Henry Thoreau's The Harp of India is a powerful poem that serves as a metaphor for the decline of India's rich cultural heritage under British colonial rule। यानी कि जो द हार्प ऑफ इंडिया है वो लिखी गई थी जब यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, और जो हेनरी डोरोजियो है वो फॉरेन राइटर थे, इंडियन राइटर नहीं थे। ठीक है, द हार्प अ सिंबल ऑफ इंडियाज पास्ट ग्लोरी। तो हार्प यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है? जो इंडिया की पास्ट ग्लोरी थी वो। पास्ट ग्लोरी यानी कि आपको पता है हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो वो उस पास्ट ग्लोरी को सिंबलाइज कर रहा है। एंड म्यूजिकल ट्रेडिशन इज़ डिपिक्टेड एज ब्रोकन एंड नेग्लेक्टेड। तो क्या, और म्यूजिकल ट्रेडिशन क्या है? जो टूट चुका है या जो खो चुका है या इग्नोर हो चुका है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द नेशंस करंट स्टेट, यानी कि जो क्या सिंबलाइज कर रहा है हार्प, एक ऐसी ग्लोरी जो खो चुकी है, पास में हुआ करती थी। ठीक है, वो चीज़ जो या तो खो गया है या इग्नोर कर दिया जाता है हमारे नेशन के करंट स्टेट में। यानी कि यहाँ पे ब्रीफली क्या बात किया गया है कि जो हमारा इंडियन लिटरेचर है वो दबा दिया गया है। ठीक है, उसको कोई भी नहीं पढ़ता है, और जो ब्रिटिश लिटरेचर है, ब्रिटिशर्स जो है वो उसी को ही ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देते हैं और लोगों को चाहते हैं कि वो वही पढ़े। ठीक है, और इंडियन लिटरेचर उसको दबा दिया, उसके बारे में बात नहीं करी गई है। उसको ऐसा कर दिया है जैसे रेगिस्तान में कोई मॉन्यूमेंट बना दिया हो। अब रेगिस्तान में मॉन्यूमेंट क्या एक ऐसी चीज़ है जिस पर ध्यान दिया जाएगा? नहीं, वही है। लेकिन फिर भी जो हेनरी डोरोजियो है उन्होंने पूरी 1 to 7 लाइन्स में यही बात करी कि हमारा इंडिया कितना महान है, कितना ग्रेट है, और उसकी जो लिटरेचर लिखा हुआ है वो भी, और जिन्होंने लिखा हुआ है वो भी कितने ग्रेट लोग हैं।
लेकिन बावजूद उसके भी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इस तरीके से मैनिपुलेट किया है लोगों को, या इस तरीके से ऐसे बांध लिया है लोगों को कि वो अपने ही कंट्री के लिखे हुए लिटरेचर को नहीं देख पाते हैं, और वो एक तरीके से उस पर धूल चढ़ती जा रही है। आई मीन देखो, जैसे कि कोई सामान है और बहुत टाइम से वहाँ रखा हुआ है, तो उसको क्या होगा, उस पर ना मिट्टी आती चली जाएगी, धूल आती चली जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से उन्होंने ऐसे सिमिली और इन सब ऑर्नामेंट्स का यूज़ किया है हमें समझाने के लिए कि कैसे हमारे जो चीज़ें हैं वो उन पे हमें उनसे अलग किया जा रहा है। ठीक है, ये इन्होंने 1 to 7 लाइन्स में बात करी है। प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो लिटरेचर है वो हमसे दूर हो गया है। ठीक है, और हम किस तरफ जा रहे हैं, ब्रिटिश लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम अपने ही लिटरेचर से दूर हो जाएंगे तो हम अपनी ही कंट्री के लिए क्या लिखेंगे। ठीक है, फिर बात आती है 8 to 14 लाइन्स की, जिसमें बात करी जाती है होप या सोल्यूशन के बारे में। क्या होप या सोल्यूशन की बात यहाँ पर की गई है हेनरी डिरोजियो द्वारा। दैट इज़ बताया गया है कि जो भी राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत महान जो वर्क्स हैं वो लिखे हुए हैं, बहुत महान एकदम पियोनियर वर्क्स लिखे हुए हैं, वो भले वो हाथ ठंडे हो गए हैं। वो हाथ ठंडे हो गए मतलब कि क्या, वो भले ही मर चुके हैं, लेकिन जो उनके वर्क है उसके थ्रू वो आज भी ज़िंदा है, आज भी ज़िंदा है, और उसी तरीके से ज़िंदा है जो वो उस टाइम पे थे जब इंडियन लिटरेचर को देखा जाता था या उसको सुना जाता था। वो आज भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। वो हाथ ठंडे हो गए इनकी, वो मर चुके हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी उन वर्क्स की अहमियत की वजह से वो आज भी लोगों में ज़िंदा है, उनकी बात करी जाती है, आज भी उनके वर्क्स को इंटरप्रेट किया जाता है, उतनी ही अच्छी तरीके से समझा जाता है। तो ये सोल्यूशन या होप उन्होंने जो देखी है किसके अंदर, आप ऑफ इंडिया पोम के अंदर हम सबको दिखाया है कि भले ही वो महान लोग नहीं हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ें छोड़कर गए हैं जिससे हम और ज़्यादा इंस्पायर हों और ज़्यादा इस चीज़ पर काम करें और उसको बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ऐड की गई है, दैट इज़ ऑफ फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिस्ट्रेस ग्रेव। तो इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आज भी उनकी कब्र पर फूल उगते हैं या ताज़े फूल होते हैं। तो व्हाट इज़ दैट मीन, इसका मतलब वही है कि आज भी लोग उनके वर्क्स को पढ़कर उतना ही इंजॉय या जॉयफुल फील करते हैं जितना कि पहले करते थे, यानी कि वो अपने वर्क्स के थ्रू आज भी ज़िंदा है, यानी कि इमॉर्टल हो चुकी है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं की पॉइंट्स के बारे में। हमने एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लिया, प्रॉपरली क्या इसमें बताया गया है। जब भी आपको वो 4 लाइन्स आती हैं, आइडेंटिफाई देम कि ये कौन सी पोम से लिए गए हैं, एंड देन उन या तो आप पूरी पोम की एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, या आपको अगर वो 4 लाइन समझ में आ रही है तो उन 4 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, उन 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप लिखेंगे कि ये जो लाइन है ये किस पोम से रेफ़र की गई है और इसका राइटर कौन है। ठीक है, एंड देन आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और उसके बाद जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी अब आप वो लिखेंगे। ठीक है, कल्चरल डिक्लाइन। The harp, once a vibrant instrument, is now unstrung, signifying the loss of India's cultural vitality. The poem laments the neglect and disregard tradition. तो कल्चरल डिक्लाइन क्या बता रहा है, द हार्प वंस अ वाइब्रेंट इंस्ट्रूमेंट, जो एक हार्प है वो एक ऐसा शांत इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि जिसकी आवाज़ नहीं आ रही है, जो है तो बट लेकिन है ही नहीं। वो ऐसा क्या शो कर रहा है, वो इंडिया की ग्लोरी शो कर रहा है, जो है बट अब नहीं है, पहले हुआ करती थी। ठीक है, वो ये बता रहा है। होप ऑफ रिवाइवल क्या है, डिस्पाइट द करंट स्टेट द पोट एक्सप्रेसेस अ डिज़ायर फॉर कल्चरल rejuvenation. He yearns for the harp to be strung again, symbolize a रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चरल एंड स्पिरिट। तो होप ऑफ रिवाइवल क्या शो कर रहा है कि जो करंट स्टेट है उससे हट के पोर्ट ने एक्सप्रेस किया है डिज़ायर कल्चर की। ठीक है, और जो हमने अर्न किया है, ठीक है, जैसे कि हम पोम में भी बात कर चुके हैं कि वो जो पोएट्स हैं और जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा महान वर्क लिखा हुआ है, लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, इतना अच्छा उनको माना जाता है, उनकी इतनी ग्लोरी है कि उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो सेम उन्होंने क्या बोला, होप ऑफ रिवाइवल। ठीक है, सिम्बलाइज किया है यहाँ पे। Patriotic sentiment. The poem is imbued with a strong sense of patriotism. Erosio's play for cultural revival is rooted in his love for his country and its rich history. तो यहाँ पे जो एक strong sense यूज़ हुआ है पेट्रियार्कल का,
जो कि हेनरी डेरोजियो के थ्रू हुआ है। ठीक है, डेरोजियो ने ऐसे रिवाइवल की एक स्ट्रॉन्ग होप और एक ऐसी जड़ लगाई है अपने लव के थ्रू। किसके लिए? कंट्री के लिए। जो उनका प्यार है, जो उनकी भक्ति है, उसके थ्रू उन्होंने एक ऐसी होप लगाई है और एक ऐसे हिस्ट्री की बात करी जो कि बहुत ज़्यादा रिच था। ठीक है, अब पोम की एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। द ओपनिंग लाइन्स पेंट अ विविड पिक्चर ऑफ द निगलेक्टेड हार्प। तो जो मैंने जैसे कि आपको बताया था, ओपनिंग लाइन्स यानी कि 1 to 7 जो लाइन्स थी वो क्या हमें शो कर रही थी? एक ऐसी कंडीशन हमारे इंडिया की या इंडिया के वर्क की जो अभी एक ऐसा हार्प है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, कि मैं आपको बताऊं, द हार्प इज़ कंपेयर टू अ फॉरगॉटन एंड नेग्लेक्टेड ऑब्जेक्ट एक्सपोज टू द एलिमेंट्स एंड डिवॉइड ऑफ एनी purpose. The poet's lament over its condition reflect this sorrow for India's cultural decline. ठीक है, in the second stanza the poet expresses his longing for the harp restored to this former glory. तो second stanza में क्या express किया उन्होंने? जो glory उनकी थी हम उसको restart कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और अब the poet earns to be a minstrel of old capable of reviving the harp music and inspiring others. This desire symbolize a hope of India's cultural renaissance. देखो, रेनेसा का क्या मतलब होता है? रेनेसा का मतलब होता है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन यानी कि किसी चीज़ को दोबारा से जब स्टार्ट किया जाए या उसका दोबारा जन्म हो, उसे रेनेसा कहा जाता है। तो यहाँ पे हेनरी डेरोजियो किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की ग्लोरी की, रेनेसा की बात कर रहे हैं। यानी कि वो भी चाहते हैं जो इंडिया के पास में जो उसकी ग्लोरी थी वो ग्लोरी उसकी वापस आ जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं कंक्लूजन। द हार्प ऑफ इंडिया इज़ अ पॉइगनेंट एक्सप्रेशन ऑफ हेनरी डेरोजियो's लव फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंसर्न फॉर इट्स cultural heritage. Through the metaphor of the neglected harp, he conveys the loss of India's past glory and calls for a revival of its tradition. The poem serves as a powerful reminder of the importance of preserving and celebrating one's cultural identity. तो इसमें इन्होंने, जैसे कि मैंने पूरे टाइम बताया, जो हार्प है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? कंट्री की, हमारी कंट्री की जो ग्लोरी हो चुकी है उसे, और जिसमें वो उसको रिवाइवल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एवरीवन, एंड yes, this is the poem The Harp of My India. I know you like it and you got to know what is the poem, what is the work of Henry Derozio. So इसी तरीके के बहुत सारे वर्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट पियोनियर है, एकदम महान है। अभी देखो, जो हेनरी डेरोजियो वो इंडिया से है भी नहीं और तब भी उन्होंने इंडिया के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, उसे रीस्टोर करने की बातें की हैं। ठीक है, और क्या सोचते हैं आप इस पोम से रिलेटेड? क्या ग्लोरी खोई है इंडिया ने? सो कमेंट बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड यस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। बाय बाय एवरीवन।